डेथ एंड मी। अध्याय 36 बहन ऑर्ब। क्या यह वाकई एक मिशन है? सही। भाईचारा। स्नेह। सही। मैं और वो। सही। अब। सही। उदाहरण के लिए, गले लगना। अचानक। धमाका। धमाका। वाह। रीन और रोआन ने बेरहमी से सोल जेम ऑब को लात मारना शुरू कर दिया। भाईचारा बकवास है। कौन उस आदमी को गले लगाएगा? मैं तो उसी की वजह से इस हालत में हूं। कार्रवाई आवश्यक है। धमाका। धमाका। वाह। मेजबानों को यह समझना होगा कि केवल धमाका, उछाल, धमाका, टक्कर, मेजबान, बूम, पाव, पैम, क्रैश, पोइंग, भाड़ में जाओ। लड़ना चाहते हो तो हम लड़ेंगे। अचानक ही वह गोला उड़ने लगा और रीन और रोआन से टकराने लगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि अब उसकी आवाज एक महिला की थी। क्या यह उड़ सकता है? लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। रीन और रोआन के पास किसी और चीज के बारे में सोचने का समय नहीं था। बूम, पाव, पैम, क्रैश, पोइंग। कुछ ही देर में जुड़वा बच्चों के शरीर पर गोल गोल बैंगनी निशान पड़ गए। अगर सोल जेम ऑब ने खुद को न रोका होता तो उनकी कुछ हड्डियां जरूर टूट जाती। ऊर्जा संचयन क्षेत्र की उनकी प्रारंभिक अवस्था भी इसका मुकाबला करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। बस इतना ही। अरे, कुछ देर पहले तो तुम ही सबसे बहादुर थे। तुम्हारी हिम्मत कहां चली गई? आह! खांसी, खांसी। मेजबान की गतिहीनता का पता चला। प्रतीक्षा करें। रीन और रोआन को तो अभी से रोने का मन कर रहा था। बहन, तुम किसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हो? पूरे शरीर में दर्द महसूस करते हुए भी जुड़वा बच्चे एक बार फिर उठ खड़े हुए। फिर रीन ने कुछ भय के साथ उस गोले की ओर देखा, लेकिन उसने दांत पीसते हुए कहा, अरे सिस्टर ऑर्ब, क्या आप मिशन नहीं बदल सकती? अनुरोध अस्वीकार किया। आइए सिस्टर ऑर्ब, आप इतनी उदार हैं, यकीन मानिए आप कुछ और चुन सकती हैं। रोआन समझ गया कि रीन क्या करने की कोशिश कर रहा है और तुरंत उसके साथ जुड़ गया। बिल्कुल सही। सिस्टर ऑर्ब बहुत ही चिकनी, चमकदार और सुरुचिपूर्ण है। मिशन को कुछ अधिक स्वीकार्य चीज में बदलना निश्चित रूप से आप जैसे अद्भुत व्यक्ति के लिए एक आसान काम है। अनुरोध का विश्लेषण किया जा रहा है। रीन और रोआन की आंखें पल भर में चमक उठीं। सिस्टर ऑर्ब से यही उम्मीद थी, उनका दिमाग इतना खुला है। इसीलिए तो सिस्टर ऑर्ब हंस की तरह खूबसूरत हैं। आप सिस्टर ऑर्ब के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं तो सिस्टर ऑर्ब के व्यवहार की बराबरी कर ही नहीं सकता। हा हा, मैं ऐसा कैसे कह सकता हूं? सिस्टम ऑर्ब पूरे ब्रह्मांड में सबसे सुंदर और महान ऑर्ब है। मिशन परिवर्तन अनुरोध स्वीकार किया गया। नया मिशन, प्रथम चरण के 10 दानव राक्षसों को मारे। रीन और रोआन ने राहत की सांस ली। गले लगने के अलावा कुछ भी चलेगा। वे मरना ज्यादा पसंद करेंगे। चलो, इससे पहले कि वह अपना मन बदल ले, हम यहां से चले जाते हैं। लेकिन तभी उन्हें याद आया, हम इस जगह को कैसे छोड़े? निकलने का अनुरोध अस्वीकृत। डेटाबेस खाली है और इसमें और जानकारी की आवश्यकता है। अनुरोधों पर कार्रवाई करने से पहले मेजबानों को बाहरी दुनिया से अधिक जानकारी प्रदान करनी चाहिए। रोआन ने श्वेत और काले रंग के आत्मा रत्न के गोले को देखकर विस्मित भाव से देखा। अगर इससे हमें अब तक जो देखने को मिला है उसके बारे में और अधिक जानकारी मिल रही है तो इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हालांकि रोआन ऐसा सोचता था, लेकिन रीन का विचार बिल्कुल अलग था। बहन ऑर्ब, क्या ऐसा हो सकता है कि आप अकेलापन महसूस कर रही हों और किसी से बात करना चाहती हों? जैसे ही रीन ने यह पूछा, गोला थोड़ा कांप उठा। लेकिन जल्द ही वह अपनी स्थिर अवस्था में लौट आया। लगता है मैंने बिल्कुल सही निशाना लगाया है। रोआन अपने आत्मिक जुड़ाव के कारण पूछे बिना नहीं रह सकी। आप कैसे जानते हो? हालांकि रीन ने केवल अपने कंधे उचका दिए। बिल्कुल सरल। सिस्टर ऑर्ब मेरे पिछले पूरे जीवन में मेरी आत्मा के भीतर ही थीं, लेकिन उन्होंने कभी दर्शन नहीं दिए। साथ ही मुझे संदेह है कि वह बाहरी दुनिया को नहीं देख सकती, तो उन्हें ऐसा क्या सुनने की जरूरत है जो उन्होंने अभी तक देखा ही न हो। इसलिए मैंने सोचा कि शायद वह अकेलापन महसूस कर रही थी। रोआन उसकी बात समझ गया और फिर मदद करने लगा। वे बस रोजमर्रा की आम बातों पर चर्चा करते रहे। कभी कभार सिस्टर ऑर्ब मशीन भाषा का बहाना बनाकर कुछ सवाल पूछ लेती थी। जाहिर है रीन और रोआन यह जानते थे, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। पहले उन्हें उसका विश्वास जीतना था, बाकी सब बाद में हो सकता था। अंततः पूरे 1 घंटे की बातचीत के बाद सिस्टर ऑर्ब ने उन्हें जाने देने का फैसला किया। फिर रीन और रोआन जादुई ढंग से अपने कमरे में प्रकट हो गए, मानो कुछ हुआ ही न हो। खैर, तब तक तो सब ठीक है जब तक कोई उन बैंगनी गोल निशानों पर ध्यान नहीं देता जो सिस्टर ऑर्ब ने पहले उनके शरीर पर छोड़े थे। उन्होंने जल्दी से अपने कपड़े पहने और सो गए।
आखिरकार कल शिक्षकों के रूप में उनका दूसरा दिन था। अगले दिन सुबह रीन और रोआन पहले ही कक्षा में वापस आ चुके थे। हालांकि उनके शरीर पर पिटाई के निशान अभी भी मौजूद थे। जब अलंदा ने यह देखा तो वह हंसे बिना नहीं रह सका। यह सोचकर हैरानी होती है कि तुम्हें अभी भी तुम्हारी मां से मार पड़ती है। हा हा हा। यह सुनकर जुड़वा बच्चों का मन उदास हो गया, लेकिन वे सीधे सीधे यह नहीं कह सकते थे कि इसके लिए एक जादुई सजीव गोला जिम्मेदार था जिसे केवल वे ही देख सकते थे। और तो और वे यह भी नहीं बता सकते थे कि वह गोला स्त्री जैसा प्रतीत होता है, या कम से कम उन्हें ऐसा लगता है। खैर, जब हमने उसे सिस्टर ऑर्ब कहकर पुकारा तो उसने मना नहीं किया, इसलिए मुझे लगता है कि यह मान लेना सही है कि वह एक महिला है। जैसे ही बच्चे कक्षा में पहुंचे, उन्होंने रीन और रोआन के चेहरों पर भयानक भाव देखे। तुरंत ही उन्हें पिछले दिन की घटनाएं याद आ गईं और वे भयभीत हो गए। रीन और रोआन उनकी ही तरह छोटे हैं, लेकिन वे बहुत ताकतवर हैं। कुछ मिनट बाद सभी बच्चे उपस्थित हो गए। फिर रीन और रोआन ने एक एक करके बच्चों का होमवर्क जांचना शुरू किया। हालांकि होमवर्क में बहुत सारी गलतियां थीं, लेकिन ऐसा कोई बच्चा नहीं था जिसने कम से कम होमवर्क पूरा न किया हो। बहुत अच्छा, ऐसा लगता है कि आज किसी को भी दोहरी मारपिटाई, खांसी, लड़ाई के सबक नहीं मिलेंगे। लेकिन सभी बच्चों ने इस बात पर ध्यान दिया। वह तो पक्का पिटाई की बात कहने वाला था। फिर भी इन्ना मलाका को छोड़कर आप सभी ने कई गलतियां की हैं, इसलिए इसकी भरपाई के लिए आपके लड़ाई के प्रशिक्षण को थोड़ा और बढ़ाया जाएगा। यह सुनकर बच्चों के शरीर कांपने लगे। यह देखकर अलंडा अपनी हंसी नहीं रोक सका। लगता है जूरी सही थी, वे दोनों बेहतरीन शिक्षक बन सकते हैं। अध्याय 37 रोआन का अनुभव। रीन और रोआन को छात्र से शिक्षक बने 1 महीने से ज्यादा समय हो गया है। उनकी सादगीपूर्ण शिक्षण विधियों के कारण बच्चों की पढ़ाने की गति कई गुना बढ़ गई है। खासकर इसलिए क्योंकि रीन को अभी भी पृथ्वी पर शिक्षण विधियां याद थीं। जाहिर है वे इस पिछड़े ग्रह की विधियों से कहीं बेहतर थीं। अलंडा ने तो उन्हें लिख भी लिया ताकि भविष्य में वे उन्हें अन्य कक्षाओं में इस्तेमाल कर सकें। लेकिन सबसे प्रभावशाली तो इन्ना मलाका थी। पहले महीने के अंत तक ही वह लिखना पढ़ना सीख चुकी थी। फिर भी कुछ गलतियां रह जाती थीं। लेकिन रीन और रोआन के साथ इस महीने के बाद उसकी लगभग सारी समस्याएं दूर हो गईं। वयस्क दिमाग वाले जुड़वा बच्चों के विपरीत इन्ना वास्तव में साधना और बुद्धि दोनों में एक विलक्षण प्रतिभा थी। इतना ही नहीं, महज 2 महीनों में ही वह शरीर रूपांतरण के अस्थि संवर्धन चरण तक पहुंच गई। हरे रंग की योग्यता वाला रिव्यो अभी भी आधे रास्ते में ही था। इसी वजह से अलंदा और जूरी ने अंतर देखा। अगर आप कहें कि नीला रंग 100% है, तो हरा 50%, पीला 30% और भूरा 20% है। हरे और नीले रंग के बीच साधना की गति में अंतर वाकई चौंकाने वाला था। आज अलंदा ने सभी बच्चों को फिर से इकट्ठा किया। वे योद्धाओं के साथ आसपास के जंगलों में राक्षसी जानवरों का शिकार करने जा रहे थे। जाहिर है वे योद्धाओं को काम करते हुए देखेंगे। फिर वे योद्धाओं को मांस अलग करने, खाल उतारने और ऐसे ही अन्य कामों में मदद करेंगे। लेकिन रीन और रोआन की योजना कुछ और ही थी। वे सोल जेम डायमेंशन में रिवॉर्ड लिस्ट खोलना चाहते थे, इसलिए उन्हें 10 प्रथम चरण के दानवों को मारना था। यह याद रखना जरूरी है कि जब वे बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन दायरे के स्पिरिट विजन चरण में थे, तब वे उन्हें हराने में सक्षम थे। दुर्भाग्य से उन्हें मारना एक अलग ही कहानी थी। वे दानव आमतौर पर तब भाग जाते थे जब उन्हें पता चलता था कि वे उनका मुकाबला नहीं कर सकते। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए रीन और रोआन ने साथ मिलकर काम करने का फैसला किया। भले ही वे एक दूसरे को पसंद न करते हों, लेकिन वे इतने नासमझ नहीं थे कि व्यक्तिगत भावनाओं को वास्तविक लाभ से ऊपर रखें। इसके अलावा एक दूसरे के खिलाफ इतने सारे मुकाबलों के बाद वे एक दूसरे को भली भांति जानते थे। बस एक ही समस्या थी, उन्हें पहले अलंदा को मनाना था। क्या तुम समूह से अलग दिशा में जाना चाहते हो? क्या तुम मरना चाहते हो? रीन ने अपना सिर हिलाया। हम पहले भी उनसे लड़ सकते थे, अब जब हमें सफलता मिल गई है तो हमें पूरा यकीन है कि हम उनमें से कुछ को खुद ही मार गिरा सकते हैं। इसके अलावा ऐसा भी नहीं है कि आप बच्चों को अकेले बाहर जाने के लिए छोड़ रहे हैं। अलंडा ने तुरंत अपना सिर हिला दिया। ऐसा हो ही नहीं सकता। भले ही आप वयस्क हों, लेकिन सच्चाई यह है कि आपके शरीर बच्चों के आकार के हैं। सबसे पहले, क्या आपके पास कोई ऐसा हथियार है जिससे आप जानलेवा वार कर सकें? बिना हथियार के मुझे नहीं लगता कि आप दोनों ऐसा कर पाएंगे। रोआन ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, एक तलवार चलेगी। मैं हर तरह के हथियार चलाने में माहिर हूं जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। जब रोआन मृत्यु के रूप में प्रकट होता था, तो उसका स्वरूप आसपास के मूल निवासियों की मान्यताओं के अनुसार बदलता रहता था। इतना ही नहीं, उसका हथियार भी वही रहता था। चूंकि वह पूरे ब्रह्मांड में आत्माओं का मार्गदर्शन करता था, इसलिए ऐसा कोई हथियार नहीं था जिसे उसने पहले कभी न आजमाया हो। हा हा हा। अतीत में मैंने कितने अजीबोगरीब रूप धारण किए होंगे। मेरा हथियार भी अपवाद नहीं था। आखिरकार इस दादाजी का कष्ट रंग लाएगा। अलंडा ने संदेह भरी निगाहों से रीन की ओर देखा। रियान के बारे में क्या? रीन ने अपने कंधे उचका दिए। मैं उससे अलग हूं, मैंने अपने पिछले जन्म में किसी हथियार का अभ्यास नहीं किया। हालांकि हमें बस एक को ही निर्णायक वार करने की जरूरत है।
अगर मुक्केबाजी की बात हो तो मैं उससे कम नहीं हूं। हमारी टीम वर्क भी आम योद्धाओं से कहीं बेहतर है क्योंकि मैं उसे सबसे अच्छी तरह जानता हूं। अलेंडा ने कुछ देर सोचा। उसे अभी भी याद है कि पिछली बार जब वे शिकार पर निकले थे तो जुड़वा भाइयों ने सचमुच मुट्ठी भर ताकत से कुछ राक्षसी जानवरों को हरा दिया था। लड़ाई का अनुभव आवश्यक है और यहां मौजूद दानव प्राणियों के स्तर को देखते हुए उन्हें कोई खतरा नहीं होना चाहिए। उसने उन दोनों की ओर देखा और फिर कहा, बहुत खूब, लेकिन रोआन को रीन को तलवार चलाना सिखाना होगा। आखिर मुट्ठी से लड़ने की भी एक सीमा होती है। साथ ही तुम दोनों 5 किलोमीटर से ज्यादा दूर मत जाना। बस समूह के साथ साथ किनारे किनारे चलते रहना। इसके बाद अलेंडा ने उन दोनों को एक लाल मोती दिया। अगर आप किसी खतरनाक स्थिति में फंस जाते हैं तो बस इस मनके को तोड़ देना। ऐसा करने से मुझे पता चल जाएगा कि आप कहां हैं और आपको मदद की जरूरत है। साथ ही सुरक्षा के लिए ओप्रिल और डाइकार को भी अपने साथ ले आना। वे आपकी असली शक्ति के बारे में जानते हैं, इसलिए अगर वे आपका पीछा करते हैं तो कोई समस्या नहीं होगी। रोआन ने सिर हिलाया। उसने पहले से ही रीन को हथियार चलाना सिखाने का इरादा कर रखा था। जाहिर है उसे रीन की ज्यादा परवाह नहीं थी। लेकिन वे दोनों सोल जेम ऑर्ब के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए थे और सिस्टर ऑर्ब ने यह साफ कर दिया था कि ऑर्ब को काम करने के लिए उन दोनों की जरूरत है। मुमकिन है कि अगर रीन की मौत हो गई तो रोआन भी मर जाए। रीन भी इस मुद्दे को समझता था, इसलिए उसने अलेंडा की बातों को नकारा नहीं। बस वह खुद यह सवाल पूछना नहीं चाहता था। इसके बाद अलेंडा ने उन दोनों को चेतावनी दी, मैं तुम्हारी देखभाल नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे असली बच्चों पर नजर रखनी है। यह भी मुमकिन है कि आसपास की कुछ जनजातियां हम पर हमला कर दें, लेकिन यही वजह है कि तुम सुरक्षित रहोगे। आखिरकार वे कुछ भटके हुए देवताओं के बजाय किसी बड़े समूह पर हमला करेंगे। वे कभी सोच भी नहीं सकते कि प्रतिभाशाली लोग योद्धाओं की सुरक्षा छोड़कर निकल जाएंगे। रीन और रोआन अलेंडा की हर बात पर सिर हिलाते रहे। उसके बाद उसने उन दोनों को एक एक तलवार दे दी। यह एक अजीब नजारा था क्योंकि तलवार लगभग उन दोनों के बराबर लंबी थी। हालांकि जैसे ही रोआन ने तलवार ली और उसे चलाना शुरू किया, ऐसा लगा जैसे तलवार में जान आ गई हो। यहां तक कि अलेंडा को भी मानना पड़ा कि उसकी तलवारबाजी रोआन के स्तर की नहीं है। फर्क सिर्फ इतना था कि इसमें आध्यात्मिक ऊर्जा या तत्वों पर नियंत्रण जैसी कोई बात शामिल नहीं थी। बेशक ब्रह्मांड के दूसरे हिस्से में कोई आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं थी, इसलिए रोआन शुरू से ही इसका उपयोग नहीं कर सका। अच्छा, मैं बाद में आध्यात्मिक ऊर्जा और अंधकार तत्व के साथ इसे आजमा सकता हूं। यह देखकर अलेंडा का आत्मविश्वास काफी बढ़ गया। ठीक है, सभी बच्चे अब तक गेट पर पहुंच चुके होंगे, तो चलिए चलते हैं। अध्याय 38 जुड़वा बच्चों की टीम वर्क। समूह फाटक से निकलकर पास के जंगल की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचने के कुछ ही समय बाद रीन और रोआन चुपके से समूह से अलग हो गए और कुछ किलोमीटर दूर चले गए। ओप्रिल और डाइकार भी पहले से ही वहां उनका इंतजार कर रहे थे। हे रीन, रोआन, क्या तुम दोनों सचमुच अकेले ही लड़ने वाले हो? रोआन ने सिर हिलाया। हाँ। ओह, ठीक है। मैं उस बेवकूफ को तलवार चलाना सिखाऊंगा। अगर आप चाहें तो आप भी सिखा सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि इससे आप दोनों को भविष्य में बहुत मदद मिलेगी। ओप्रिल और डाइकर अचंभित रह गए। उन्होंने रोआन को पहले कभी तलवार पकड़े हुए नहीं देखा था, तो उसे तलवार चलाना कैसे आता होगा। इसके बाद वे हंसने लगे। हा, जरूर, हम अच्छी तरह से जांच करेंगे। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि उन्होंने रोआन की बात पर विश्वास नहीं किया। वैसे इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। आखिर उन्हें अभी तक यह पता ही नहीं है कि रीन और रोआन असल में बच्चे नहीं हैं। उनकी नजर में ये जुड़वा बच्चे अपनी उम्र के बाकी बच्चों से कहीं ज्यादा बुद्धिमान हैं। रोआन को उनके अविश्वास से कोई फर्क नहीं पड़ा। वे बाद में खुद ही इसे देख लेंगे। अलेंडा ने रीन और रोआन को आसपास के इलाके का नक्शा दिया था। उसमें उसने वह रास्ता चिन्हित किया था जिससे बड़ा समूह गुजरेगा। रीन और रोआन को बस उनके पीछे पीछे चलना था। रास्ते में रीन तलवार के उन अभ्यासों को करता था जो रोआन ने मांगे थे। हालांकि वे नया ज्ञान साझा कर सकते हैं, पुराना ज्ञान अलग होता है। उसे सिखाना पड़ता है। बेशक नए ज्ञान को सीखने में भी समय लगता है। एक बात है यह जानना कि इसे कैसे किया जाए, दूसरी बात है इसे स्वयं प्रयोग में लाना। सौभाग्य से रोआन को अपनी सारी बातें, यहां तक कि छोटी से छोटी जानकारी भी रीन तक पहुंचाने के लिए केवल एक ही विचार की आवश्यकता थी। लगभग 1 घंटे बाद रीन कुछ हरकतें करने में सक्षम हो गया था, हालांकि वे देखने में थोड़ी अटपटी लग रही थी। रीन, रोआन, आगे एक राक्षसी जानवर है। जब रोआन रीन को पढ़ा रहा था तब ओप्रिल और डाइकर आसपास के माहौल पर ध्यान दे रहे थे। आखिरकार उन दोनों की रक्षा करना उनका कर्तव्य है। रोआन ने रीन को रोका और फिर कहा, ठीक है, अभी के लिए अपनी तलवार ओप्रिल और डाइकार के पास छोड़ दो। तुम्हारे स्तर पर यह तुम्हारी मदद से ज्यादा बाधा बनेगी। तुम उस जानवर को काबू में रखने और उसका ध्यान भटकाने के लिए जिम्मेदार होगे, जबकि मैं अंतिम प्रहार करूंगा। रीन ने सिर हिलाया और वे तुरंत आगे बढ़ गए। ओप्रिल और डाइकार भी वहीं थे, लेकिन उन्होंने जानवर को डराने से बचने के लिए कुछ दूरी बनाए रखी।
वे जानते थे कि रीन और रोआन का उद्देश्य खुद उन जानवरों को मारना था। इसके अलावा अलंडा ने उन्हें पहले ही कह दिया था कि वे तभी हस्तक्षेप करें जब स्थिति खतरनाक हो जाए। यह 2 पूंछों वाला एक राक्षसी बंदर है। यह राक्षसी जानवर मेरी उम्मीद से थोड़ा ज्यादा ताकतवर है। फिर भी अब जब हम ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र में हैं तो इससे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। राक्षसी बंदर ने रीन और रोआन को अपने इलाके में आते देख तुरंत उन पर हमला कर दिया। प्रथम चरण के राक्षसी जीवों में चेतना नहीं होती, इसलिए वे केवल सहज प्रवृत्ति से ही कार्य करते हैं। दोनों बच्चों की कम उम्र देखकर उसे जरा भी डर नहीं लगा। फिर जुड़वा भाई अलग हो गए और 2 तरफ से उस राक्षस पर हमला कर दिया। रीन पहले आगे बढ़ा और अपनी मुट्ठी में आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्रित करने लगा। उस राक्षसी बंदर ने भी अपने मुक्के से जवाब दिया। वह रीन से बहुत बड़ा था, इसलिए उसने रीन के मुक्के को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। यह देखकर रीन मुस्कुराया। अचानक उसके हाथ में संचित आध्यात्मिक ऊर्जा चमकने लगी। जब दोनों मुट्ठियां आपस में टकराईं तो प्रकाश का एक विस्फोट हुआ। बंदर की आंखें तुरंत प्रभावित हुईं और वह बेतहाशा मुक्के मारने लगा। अब चूंकि रीन ऊर्जा संचय क्षेत्र में है, इसलिए वह प्रकाश तत्व को थोड़ा बहुत नियंत्रित कर सकता है। बेशक यह कोई बहुत प्रभावशाली क्षमता नहीं थी। फिलहाल वह केवल इस तरह के करतब दिखा सकता था और अकेले प्रकाश तत्व से किसी को सचमुच नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। रोआन की आंखें चमक उठीं और उसकी तलवार में आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्रित हो गई। प्रकाश के फूटते ही वह हमले के लिए सही स्थिति में आ गया। रोआन के साथ आत्मा के जुड़ाव के कारण उनसे बेहतर समय किसी को नहीं मिल सकता था। पलक झपकते ही गहरे रंग की आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण तलवार ने बंदर की गर्दन को भेद दिया। दुर्भाग्यवश उस जानवर की खाल और मांसपेशियां बहुत सख्त थीं। वह कुछ सेंटीमीटर आगे बढ़ने के बाद पूरी तरह रुक गया। रोआन को इसका पहले से ही अंदाजा था, इसलिए उसने बंदर की पीठ पर पैर रखा और उसे सहारा बनाकर कूदकर दूर भाग गया। हालांकि अंधकार तत्व ने उस स्थान को नष्ट करना शुरू कर दिया जहां तलवार लगी थी। यह उसकी एक विशेषता थी, जीवन शक्ति को नष्ट करने की क्षमता। दुर्भाग्य से अंधकार तत्व पर रोआन का नियंत्रण प्रकाश तत्व पर रीन के नियंत्रण से बेहतर नहीं था, इसलिए क्षरण केवल 1 या 2 सेकंड तक ही चला। बंदर झट से पीछे मुड़ा, उसकी आंखों को आखिरकार फिर से दिखाई देने लगा। उसने समय बर्बाद नहीं किया और सीधे रोआन पर हमला कर दिया, मुक्कों की बौछार कर दी। फिर भी रोआन ने अपनी तलवार से उन सभी को आसानी से रोक दिया। जैसा मैंने सोचा था, किसी उपकरण के साथ आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करना बहुत कठिन है। मैं अपनी पूरी शक्ति का 30% भी नहीं निकाल पाया, जबकि केवल मुक्के और लात मारने पर मैं ऐसा कर पाता हूं। फिर भी अब जब मुझे कुछ समस्याओं का पता चल गया है तो अगला हमला पिछले हमले से कहीं बेहतर होना चाहिए। ओप्रिल और डाइकर रोआन से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। तलवारबाजी में उसकी दक्षता स्पष्ट रूप से उनकी अपनी दक्षता से कहीं अधिक थी। रीन ने भी समय बर्बाद नहीं किया। जैसे ही बंदर ने अपना ध्यान रीन की ओर मोड़ा, उसने इस मौके का फायदा उठाकर जानवर के घुटने के जोड़ पर हमला कर दिया। इस बार उसने हमला करने से पहले अपने पैर पर काफी अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्रित कर ली थी। बंदर की खाल और मांसपेशियां भले ही सख्त हों, लेकिन उस लात ने उसे तुरंत अपना संतुलन खो बैठा और एक पल के लिए रोआन के सामने घुटने टेक दिए। रोआन को जाहिर तौर पर पहले से ही पता था कि ऐसा होने वाला है, इसलिए जब तक बंदर जमीन पर घुटने टेके, तब तक काली आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी एक तलवार उसकी गर्दन पर चमक रही थी। इस बार इस हमले की शक्ति उसकी वास्तविक क्षमता के 50% से भी अधिक थी। रोआन ने पिछली बार की तरह बंदर का सिर काटने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय उसने गला काट दिया। खून तेजी से निकला और उसी समय अंधकार तत्व ने उसके भीतर की जीवन शक्ति को नष्ट कर दिया। बंदर ने तुरंत अपने घाव को पकड़ लिया, लेकिन घाव बहुत गहरा था। कुछ ही पलों में उसकी मृत्यु निश्चित थी। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन रोआन उसका रास्ता रोकने के लिए तैयार था। थोड़ी देर संघर्ष करने के बाद वह अंततः बेहोश हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। उसकी मृत्यु हो गई थी। प्रथम चरण में मारे गए दानव प्राणियों की संख्या 01। अध्याय 39 दानवकोर। सिस्टर ऑर्ब की आवाज सुनकर रीन और रोआन मुस्कुरा उठे। वाकई वह बाहर हो रही हर चीज देख रही थी। ओप्रिल और डाइकर तुरंत बाहर आए और मरे हुए राक्षसी बंदर के शरीर को देखा। उन्हें अभी भी रोआन की तलवारबाजी की कला याद थी। इतना ही नहीं, रीन और रोआन थोड़ी बहुत मौलिक शक्ति का उपयोग करना भी सीख चुके थे, जो उन दोनों को अभी तक नहीं आती थी। डियाकर ने अपने सिर के पिछले हिस्से को खुजलाया और फिर पूछा, रोआन, तुमने तलवार चलाना कहां से सीखा? हालांकि रोआन ने अपने कंधे उचका दिए। यह जनजाति के उपनेता अलंदा की बदौलत संभव हुआ। उन्होंने कहा कि मुझमें इसके लिए बहुत प्रतिभा है, इसलिए उन्होंने मुझे वे कौशल सिखाए। बेशक यह सरासर झूठ था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि रोआन हर किसी को यह बताता फिरे कि उसने यह अपने पिछले जीवन में सीखा था। ओप्रिल की आंखें चमक उठीं। क्या आप मुझे भी सिखा सकते हैं? रोआन ने सिर हिलाया। हाँ, मैं वैसे भी रीन को सिखा रहा हूं, इसलिए 1 या 2 और बच्चों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अभ्यास एक जैसे ही है। फिर रोआन ने राक्षसी बंदर के शव की ओर देखा और कहा, लेकिन सबसे पहले हमें इसे मुख्य समूह में वापस लाना होगा ताकि बाकी बच्चे और योद्धा मांस का ख्याल रख सकें।
अचानक रीन को उस दानव जानवर के शव से कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी। रोआन, क्या तुम इसे महसूस कर सकते हो? रोआन ने असमंजस भरी नजरों से रीन की ओर देखा। क्या लग रहा है? रीन को आश्चर्य हुआ कि रोआन को उसके जैसी भावना महसूस नहीं हो रही थी। उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। यह सुनकर ओप्रिल और डाइकर की आंखें चमक उठीं। क्या आपको यकीन है? तो चलिए इसे तुरंत खोलते हैं। यह शायद किसी दानव का मूल अंग है। रीन और रोआन उन दोनों को देख रहे थे। जाहिर तौर पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या बात कर रहे हैं। पहले इसे खोलकर देखते हैं, फिर आपको पता चल जाएगा। रीन और रोआन ने सिर हिलाया और तुरंत सिर खोलना शुरू कर दिया। अब जब बंदर मर चुका था तो वह अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करके अपने शरीर को कठोर नहीं कर सकता था, इसलिए लड़ाई के दौरान काटने की तुलना में अब उसे काटना बहुत आसान था। उन्हें अंदर एक छोटा सा मनका मिला। जब रोआन ने उसे छुआ तो उसे आखिरकार उस ऊर्जा का एहसास हुआ जिसके बारे में रीन ने बात की थी। रीन को भी समझ आ गया कि पहले सिर्फ वही इसे क्यों महसूस कर पा रहा था। जीवन ऊर्जा। इसमें न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा है बल्कि जीवन ऊर्जा भी प्रचुर मात्रा में है। मुझे लगता है कि प्रकाश तत्व के प्रति मेरी आत्मीयता इसके लिए बहुत उपयुक्त है, इसलिए मैं बंदर के मृत शरीर में जीवन ऊर्जा की उपस्थिति को महसूस कर सका। रोआन ने सिर हिलाया। यह बात बिल्कुल तर्कसंगत थी और बहुत सुविधाजनक भी। ओप्रिल, डाइकर, क्या इस चीज की कोई कीमत है? रक्षकों ने तुरंत सिर हिलाकर सहमति दी। बिल्कुल। आप इसे कम से कम 10 स्पिरिट स्टोन में बेच सकते हैं। जब व्यापारी गांव में आते हैं तो योद्धाओं द्वारा शिकार के दौरान पाए गए दानव को आमतौर पर उन्हें इसी कीमत पर बेचे जाते हैं। मैंने सुना है कि शहर में कुछ साधक हैं जो रसायन शास्त्री भी हैं। लगता है कि वे इनका बहुत उपयोग करते हैं। रीन को अपने पिछले जीवन में कीमियागरों के बारे में जो कुछ पता था वह याद आने लगा। क्या यह अन्य धातुओं को सोने में बदलने से संबंधित बात है? रोआन अपनी हंसी नहीं रोक सका और जोर से हंस पड़ा। आप उनसे यह क्यों नहीं पूछते कि क्या उनके पास पारस पत्थर भी है? कौन जाने, शायद आपको हैरी पॉटर नाम का कोई साधक भी मिल जाए। रीन का कान लाल हो गया। वाकई, रीन ने उसे पूरी तरह से पहचान लिया था। हालांकि ओप्रिल और डाइकर ने रीन को हैरानी भरे चेहरे से देखा। हैरी पॉटर कौन है? रीन ने तुरंत विषय बदल दिया। खांसी, खांसी। उसे भूल जाओ, वह कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं है। वैसे मुझे उन कीमियागरों के बारे में और बताओ। ओप्रिल और डाइकर ने सिर हिलाया। अच्छा, आपके पहले सवाल का जवाब यह है कि एक रसायन या सोना क्यों बनाना चाहेगा। हालांकि आम लोगों के लिए लेन देन में इसका इस्तेमाल करना अच्छा है, लेकिन साधकों के लिए इसका कोई खास महत्व नहीं है। मुझे नहीं पता कि वे सचमुच अन्य पदार्थों को सोने में बदल सकते हैं या नहीं। फिर भी मुझे लगता है कि यह आध्यात्मिक ऊर्जा की बर्बादी होगी। इसके बजाय वे ऐसी गोलियां बनाते हैं जिनका साधकों पर चमत्कारी प्रभाव होता है। कुछ गोलियां आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने की दर को बढ़ा सकती हैं, कुछ अन्य आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति में सहायक हो सकती हैं। कुछ गोलियां मृत्यु के मुंह से भी वापस ला सकती हैं। कुल मिलाकर कई प्रकार की गोलियों का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जा सकता है। खैर, मुझे लगता है कि आपको यह बताने की जरूरत नहीं है कि वे सस्ते भी नहीं हैं। एक साधारण ऊर्जा संचयन गोली की कीमत कम से कम 100 स्पिरिट स्टोन होगी। इसलिए हमारा कबीला उन्हें कभी नहीं खरीदता। यह बहुत महंगा है। रीन और रोआन ने सिर हिलाया। फिलहाल उन्हें उन गोलियों की जरूरत नहीं थी, इसलिए उन्हें अतिरिक्त 10 स्पिरिट स्टोन पाकर खुशी हुई। लेकिन तभी उन्हें डियाकर की खबर मिली। दरअसल इस दानव कोर की कीमत 20 स्पिरिट स्टोन होनी चाहिए, लेकिन जनजाति को उनमें से आधे मिलते हैं जबकि हत्यारे को बाकी आधे मिलते हैं। रीन और रोआन के होंठ फड़कने लगे। क्या यह डकैती नहीं है? ओप्रिल ने अपना सिर हिलाया। जनजाति को मिलने वाले सभी स्पिरिट स्टोन जनजाति के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। जैसा कि आप शायद पहले से ही जानते हैं, सभी दानव प्राणियों में दानव कोर नहीं होते, खासकर इस 2 पूंछ वाले दानव बंदर जैसे प्रथम चरण के प्राणियों में। जनजाति को अपने योद्धाओं के लिए स्पिरिट स्टोन उपलब्ध कराने पड़ते हैं और उन चीजों को खरीदने के लिए भी जिनका उत्पादन हम स्वयं नहीं करते। सच कहें तो इस समय हमारे पास स्पिरिट स्टोन की बहुत कमी है। जुड़वा बच्चों का गुस्सा तुरंत गुब्बारे की तरह पिचक गया। उन्हें मानना पड़ा कि यह बात तर्कसंगत थी। उनके कबीले के आम लोगों के जीवन को देखते हुए शिकायत करने का कोई खास कारण नहीं था। जो भी हो, चलो इस राक्षसी बंदर को वापस बड़े समूह में ले चलते हैं। ओप्रिल और डाइकर ने सिर हिलाया। चारों के एक साथ काम करने से बंदर के शरीर को वापस ले जाना कोई समस्या नहीं थी। जब दूसरे योद्धाओं और बच्चों ने उन्हें आते देखा तो वे चौंक गए। उन्होंने कुछ समय बाद जुड़वा बच्चों की अनुपस्थिति देखी थी, लेकिन अलंडा ने उन्हें बताया था कि वे ठीक हैं। फिर भी किसी को उम्मीद नहीं थी कि वे 2 पूंछ वाले राक्षसी बंदर के शरीर के साथ लौटेंगे। रीन और रोआन ने उनकी निगाहों को अनसुनाकर सीधे अलंदा के पास दानव कोर सौंपने के लिए चले गए। उनका इसे छिपाने का कोई इरादा नहीं था। जनजाति ने उनकी बहुत मदद की थी, इसलिए वे निश्चित रूप से उनका एहसान चुकाएंगे। और हाँ, उन्हें अभी भी अपना कर्ज चुकाना था। अच्छा, इससे तलवारों के बदले में जो 10 स्पिरिट स्टोन मैं लेने वाला था वो चुका दिए गए।
बाकी के 10 स्पिरिट स्टोन तो जनजाति का हिस्सा होते, इसलिए वो गिनती में नहीं आते। अपना कर्ज चुकाने के लिए खूब मेहनत करना। जुड़वा बच्चों के होंठ अपने आप फड़कने लगे। कंजूस बूढ़ा आदमी। अलंडा ने जवाब में सिर्फ मुस्कुरा दिया। प्रशंसा के लिए धन्यवाद। अध्याय 40 जीवन शक्ति। रीन की टीम एक बार फिर आगे चल रहे समूह से अलग हो गई। लेकिन चूंकि उनके साथ 2 और योद्धा थे, इसलिए किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बाकी योद्धाओं ने बस यही सोचा कि असल में ओप्रिल और डायकार ने ही उस बंदर को मारा था। किसी ने भी स्पष्टीकरण देने की कोशिश नहीं की, इसलिए बात वहीं खत्म हो गई। अगर ध्यान देने लायक कोई बात थी, तो वह यह थी कि अलंदा उन चारों को समूह से अलग जाने की इजाजत दे रहा था। लेकिन चूंकि यह उसका आदेश था, इसलिए योद्धाओं ने कोई शिकायत नहीं की। एक बार फिर रीन के समूह ने अग्रणी समूह से कुछ किलोमीटर की दूरी बना ली। हालांकि 2 पूंछ वाला राक्षसी वानर अब तक मिले सभी राक्षसी प्राणियों में सबसे शक्तिशाली था। अगले 6 प्राणी इसके सामने कुछ भी नहीं थे, इसलिए रीन और रोआन ने उन्हें तुरंत मार गिराया। इस बार शिकार में 5 दिन लगेंगे और अब तक 3 दिन बीत चुके हैं। रीन और रोआन ने अब तक 7 जानवरों को मार गिराया है। चूंकि उनका समूह जिस रास्ते से जा रहा था वह जंगल के बाहरी इलाके तक ही सीमित था, इसलिए वहां ज्यादा जानवर नहीं थे। जाहिर है यह जानबूझकर किया गया था। इस बार बच्चों की संख्या को देखते हुए अलंडा कभी भी समूह को जंगल के अंदरूनी हिस्से में नहीं ले जाएगी। उन 3 दिनों ने रीन की तलवारबाजी में बहुत बड़ा बदलाव ला दिया। रीन के हर एक बारीकी को विचारों के माध्यम से सिखाने के कारण उसकी प्रगति में कोई कमी आना आश्चर्य की बात होती। ओप्रिल और डायकार भी मेहनत कर रहे थे। फिर भी रीन को हर बात शब्दों से समझानी पड़ती थी और अपने हाव भाव से करके दिखाना पड़ता था। जाहिर है इसमें बहुत बड़ा अंतर है। आज आखिरकार रोआन ने रीन को राक्षसी जानवरों के खिलाफ तलवार का इस्तेमाल करने देने का फैसला किया, इसलिए वे एक नई तलवार की तलाश कर रहे थे। क्या आपने अपने प्रकाश तत्व को अपने शरीर में उपयोग करने का प्रयास किया है? रीन ने अपना सिर हिलाया। मुझे अभी अभी इस पर नियंत्रण मिला है, इसलिए मैंने उन प्रकाशीय करतबों को करने के लिए केवल प्रकाश तत्व और आध्यात्मिक ऊर्जा का एक साथ उपयोग किया। मेरा इरादा इसे अपनी तलवार में उसी तरह इस्तेमाल करने का था जैसे आप अपनी तलवार में करते हैं। रोआन ने अपना सिर हिलाया। अगर मेरा अंधकार तत्व जीवन शक्ति को नष्ट कर सकता है, तो आपका प्रकाश तत्व शायद इसका ठीक उल्टा है। अगर आप इसे अपने हथियार में जोड़ते हैं, तो यह इस्तेमाल न करने से भी बदतर हो सकता है। मेरे लिए एक परीक्षण कीजिए, अपनी तलवार पर अपना प्रकाश तत्व लगाइए और खुद को एक छोटा सा घाव दीजिए। बस एक मामूली सा घाव ही काफी है। रीन रोआन की बात समझ गया और उसने तुरंत वही करने की कोशिश की। वाकई आध्यात्मिक ऊर्जा और प्रकाश तत्व से परिपूर्ण तलवार से खुद को घायल करने के बाद घाव के आसपास की जीवन शक्ति में जबरदस्त उछाल आया। घाव जल्दी भरने लगा। हालांकि रीन का प्रकाश तत्व पर नियंत्रण अभी शुरुआती अवस्था में था, इसलिए इसका असर जल्द ही खत्म हो गया। छोटा सा घाव लगभग 20% ही ठीक हो पाया। बिल्कुल, मेरा प्रकाश तत्व सीधे जीवन शक्ति से जुड़ा है। इसे अपनी तलवार के साथ इस्तेमाल करने से राक्षसी जानवरों को ही फायदा होगा। रोआन ने सिर हिलाया। जैसा मैंने सोचा था। तो इस बार जब तुम हमला करो, तो अपनी तलवार पर प्रकाश तत्व का प्रयोग मत करना, बल्कि अपने शरीर पर करना। बेशक मेरी तरह प्रकाश तत्व पर तुम्हारा नियंत्रण उतना उपयोगी नहीं है, इसलिए तुम शायद इस प्रभाव को ज्यादा देर तक बनाए नहीं रख पाओगे। इसके बजाय मेरी तरह करो। मैं अपने हमले के आखिरी क्षण में ही अपने अंधकार तत्व का प्रयोग करता हूं। तुम भी अपने प्रकाश तत्व के साथ ऐसा ही करो। रीन ने सिर हिलाया और अपने शरीर को ऊर्जा देने के लिए प्रकाश तत्व का उपयोग करने की कोशिश की। वाकई एक पल के लिए उसे अपनी ताकत और गति में जबरदस्त वृद्धि महसूस हुई। हालांकि यह प्रभाव तुरंत गायब हो गया। इतना ही नहीं, इसके बाद उसे काफी थकान भी महसूस हुई। ऐसा लगता है कि चूंकि मैं इसका इस्तेमाल अपने पूरे शरीर में कर रहा हूं, इसलिए मैं इसे जितनी देर तक बनाए रख सकता हूं, वह तलवार के साथ आपके मुकाबले भी कम है। रॉन ने सिर हिलाया। अगली बार इसे केवल अपनी बाहों में इस्तेमाल करने की कोशिश करें और देखें कि आप इसे कितनी देर तक बनाए रख सकते हैं। रीन ने तुरंत परीक्षण किया और इस बार वह अपने हाथों पर प्रकाश तत्व को अधिक समय तक बनाए रखने में सक्षम था। मैं समझ गया कि आप क्या कहना चाहते हैं। हालांकि मेरे हमलों का दानव प्राणियों पर कोई अतिरिक्त प्रभाव नहीं पड़ेगा, फिर भी मेरी अपनी ताकत में सुधार होने के कारण वे सामान्य से अधिक शक्तिशाली होंगे। फिर रीन एक पेड़ के पास गया और उस पर वार किया। अपनी असली शक्ति से वह लगभग 15 सेंटीमीटर लंबा घाव कर पाया। लेकिन जब उसने अपनी भुजा में प्रकाश तत्व जोड़कर दोबारा वार किया, तो हमला और भी तेज और शक्तिशाली हो गया, जिससे इस बार 20 सेंटीमीटर से भी गहरा घाव हो गया। रोआन ने संतुष्टि से सिर हिलाया। यह 1 या 2 सेकंड के लिए आपकी युद्ध क्षमता को लगभग 30% तक बढ़ा सकता है। यह एक बहुत बड़ा अंतर है जो किसी महत्वपूर्ण क्षण में बाजी पलट सकता है। अगले लक्ष्य की तलाश करते समय इस पर बेहतर नियंत्रण पाने की कोशिश करें। रीन ने रोआन की बात से सहमति जताई और उनका समूह आगे बढ़ता रहा। लगभग 2 घंटे बाद उन्हें एक सिंगदार छाया तेंदुआ मिला। एक बार फिर रीन और रोआन अलग अलग दिशाओं में गए और दोनों तरफ से हमला किया। लेकिन तेंदुआ फुर्तीला था और झट से बच निकला। उसने घूमकर रोआन पर हमला कर दिया।
दुर्भाग्यवश रोआन हमलों को आसानी से रोक पा रहा था। रीन बगल से आया और तलवार से वार किया। फिर भी सींग वाले छाया तेंदुए ने उनकी उपस्थिति का आभास दे दिया था, इसलिए जब रीन और रोआन ने एक साथ हमला किया तो वह पीछे हट गया। यह काफी बुद्धिमानी भरा है। रीन ने सिर हिलाया। मैं अपने प्रकाश तत्व का उपयोग करके इसे एक पल के लिए अंधा कर दूंगा। इस मौके का फायदा उठाकर इसके पैरों पर हमला करो। रोआन ने रीन की बात से सहमति जताई। ऐसी स्थितियों में उसका लाइट ट्रिक बहुत काम आता था। रीन आगे बढ़ा जबकि रोआन उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा था। रोआन के अभी भी पहुंच से बाहर होने का फायदा उठाते हुए तेंदुए ने उस पर भी हमला कर दिया। एक बार फिर रोआन को करीब आते देख तेंदुए ने पीछे हटने का फैसला किया। लेकिन ठीक उसी क्षण प्रकाश तत्व से तेज रोशनी निकली जिससे तेंदुआ अंधा हो गया। इस मौके को न गंवाते हुए रीन और रोआन ने उसके पैरों पर वार किया। लेकिन जैसे ही उनका वार लगने वाला था तेंदुआ अपनी पूरी ताकत से उछल पड़ा। अपने चारों पैरों की ताकत से वह हवा में उड़ गया। रीन और रोआन का हमला चूक गया और तेंदुआ लगभग 20 मीटर दूर जा गिरा। तभी रीन, रोआन, ओप्रिल और डाइकर ने एक चीख सुनी। आह! जब उन्होंने उस दिशा में देखा तो उन्हें पता चला कि वहां एक और बच्चा भी था। इतना ही नहीं, शैडो लेपर्ड भी उस बच्चे के ठीक बगल में उतरा था। पता चला कि वह बच्चा इन्ना मलाका था जो बड़े समूह से चुपके से निकलकर उनके पीछे आया था। लानत है। लेखक का नोट: यदि आपको अब तक की कहानी पसंद आई है तो कहानी को आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए कुछ पावर स्टोन छोड़ने पर विचार करें।